गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, एक बार क्वेश्चन बैंक पे डिस्कशन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन बैंक हमने ऑलरेडी वैसे थोड़ा पढ़ते पढ़ते तो देख ही लिए हैं इसके क्वेश्चंस, बट जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके कोर्स पैटर्न में अब तो न्यू कोर्स आने के चांस न के बराबर हैं, पता होगा आपको। वैसे मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती है अपने कनेक्ट होते हैं, उससे मैंने बोला ही था कि भले ही इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आ ही जाएगा, बट लगभग इम्पॉसिबल जैसे ही है। और मैंने बोला ही था आपको कि इस साल नहीं आएगा, इस आपके एग्ज़ाम तक नहीं आएगा, चांसेस कम है। तो मैंने आपको बताया ही था, और अब चांसेस और कम हो चुके हैं। और रीज़न भी मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रोक के रखा है, तो अभी उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है कि क्यों हटा रहे हो आप लॉ को। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि लॉ के कारण ही वो कोर्स को रोक के रखा है। न्यू कोर्स लाने के पहले इन लोग पहले ये लोग चाहते हैं कि लॉ रहे पूरे कोर्स में, क्योंकि लॉ अगर हट गया तो फिर बहुत सारा प्रैक्टिस में जो काम आता है वो चीज़ें इन्हें हमको समझेगी नहीं। तो क्योंकि सेल्फ लर्निंग में वैसा लर्निंग नहीं होती जैसे कि एक प्रॉपर पेपर दे के होती है, तो वो उनका एम है। तो देखते हैं अब क्लैरिफिकेशंस कब देते हैं ये। अगर इंस्टीट्यूट बहुत ही जल्दी में होगा तो हो सकता है कि वो सब शर्तों को मान के हाँ हाँ बोल के तुरंत लेके आ जाए न्यू कोर्स, तो ऐसा कर सकते हैं। बट चांसेस बहुत ना के बराबर है। अगर बहुत ही जल्दबाजी है तो चलो ठीक है, जो एमसीए बोल रहा हाँ 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 करके नया कोर्स लाएंगे, लेकिन फिर वही नए कोर्स में फिर उतना चेंजेस करना पड़ेगा, लॉ फिर से इंक्लूड हो जाएगा, तो वो सही रहेगा। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि नहीं होगा। अभी 99% चांस हो गए हैं कि आपके एग्ज़ाम में नहीं लगेगा। तो देखते हैं। तो एक बार क्विकली हम क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। क्वेश्चन बैंक में काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस पहले बहुत आते थे, धीरे धीरे इनका आना कम हो गया है वैसे तो अभी कम दिखते हैं आपको करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस। पहले ज़रूर आते थे, क्योंकि अब एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं, इसीलिए अब करेक्ट इनकरेक्ट कम आते हैं। बट फिर भी दो क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं, एक का आंसर जनरली करेक्ट होता है, दूसरे का इनकरेक्ट होता है, और 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो ये आता है। तो उसमें आपको रीज़न भी लिखना पड़ता है कि वाई इट इज़ करेक्ट, वाई इट इज़ इनकरेक्ट। फिर एमसीक्यू तो है ही आपको। एमसीक्यू कौन 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 से टाइप के आते हैं तो ये भी बता देता हूँ। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आपको केस स्टडी बेस्ड दिखेंगे, कुछ डायरेक्ट एमसीक्यूज़ भी दिखते हैं आपको, लेकिन ज़्यादातर जो एमसीक्यू रहेंगे वो क्वेश्चन बना के केस स्टडी बना के दे दिया जाएगा। तो ये आपको घर पे देखना है, ये चीज़ें अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे। हाँ, बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ इंटरमीडिएट लेवल पे अपन यहाँ नहीं देख सकते। बट क्वेश्चन बैंक आपको इतनी फुल प्रूफ है कि आपको अलग कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक अगर कर लेते हैं और अपनी बुक पढ़ लेते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट। इसमें आप आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे, सिर्फ पास नहीं, अच्छा स्कोर कर लोगे अगर आप क्वेश्चन बैंक लिख लेते हैं तो, क्योंकि उसमें पूरा आंसर्स डिटेल में दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंट दिए, आपने अगर देखा होगा घर पे आपको समझा होगा कि पूरा डिटेल्ड इसमें दिया हुआ है। अब केस स्टडीज़ में कुछ कुछ क्वेश्चंस अपने हुए हैं, उनको हम देखते हैं, बचे हैं। जैसे 3rd नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 11.11, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है, एक जनरल मीटिंग हो रही है कंपनी की, मैटर को पास करना था बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। 40 मेंबर्स प्रेजेंट है, तो टोटल 40 हैं। उसमें से 20 लोगों ने इन फेवर वोट किया है, 5 ने अगेंस्ट वोट किया है, 5 ये इनवैलिड है, कोई काम के नहीं। 10 लोगों ने एब्सटेन किया है, इन्होंने वोट ही नहीं किया। चेयरमैन बोलता है रेजोल्यूशन पास हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। 3 वोट अगर हाँ है तो एक ही ना जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ आपके 20 हाँ हैं और 5 ना हैं, तो ये तो हो चुका है पास। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एग्जामिन, क्या चेयरमैन का डिसीजन करेक्ट है? चेयरमैन बोल रहा है कि रेजोल्यूशन पास हो गया। आंसर क्या है? यस, पास हो गया एज पर सेक्शन 114। सेक्शन से याद रखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, बट हो जाएंगे आपको धीरे धीरे, हम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे। तो इसमें 20 इन फेवर हैं और 5 अगेंस्ट है, दैट मीन्स 80% हो चुका है।
तो ये तो आसानी से पास 80 हो गया ना, 25 में से 20 हो गया, 50 में से 40, 100 में से 80, हुआ कि नहीं? हाँ तो अरे ठीक है, मैथ्स आ गया तो एकदम ऐसे देखते हैं आप लोग मैथ्स भारी मैथ्स थोड़ी था। तो तो यहाँ रेजोल्यूशन पास हो गया, क्योंकि 75% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ है, तो रेजोल्यूशन पास हो चुका है। द चेयरमैन्स डिसीजन इज करेक्ट। ये छोटा क्वेश्चन रहा होगा वैसे तो 2 मार्क का आया होगा, बट कुछ भरोसा नहीं, कभी वही 3 मार्क 4 मार्क को भी। फिर फोर्थ क्वेश्चन भी देख सकते हैं हम, फर्स्ट सेकंड नहीं देख सकते अभी, बचा है अभी, क्योंकि अभी हमने एजीएम नहीं पढ़ा है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ KMP Limited was held on 30th April. Articles of Association of the company is silent regarding the quorum. Quorum कितना होना चाहिए कुछ नहीं बताया है। 10 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है इन द अबाउ मीटिंग आउट ऑफ टोटल 2750 मेंबर। चेयरमैन ने एडजर्न कर दिया मीटिंग को फॉर वांट ऑफ कोरम। रेफरिंग टू द प्रोविजन, क्या चेयरमैन का डिसीजन वैलिड है? आंसर इज यस, क्योंकि मेंबर्स की संख्या पे डिपेंड करता है। ये एक पब्लिक कंपनी है लिमिटेड, अगर प्राइवेट कंपनी होती तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता, पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी में अगर 1000 के ऊपर हैं तो ये यही है, तो 1000 के ऊपर है और 5000 तक है तो 15 मेंबर्स होना चाहिए। अपने इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो सिर्फ 10 आए हैं, तो इसीलिए ये मीटिंग का कोरम मौजूद नहीं है। एंड व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो कोरम, देन मीटिंग विल बी एडजर्न। तो ये सही है, इसने एडजर्न कर दिया इसको, और अगले हफ्ते सेम डेट सेम टाइम पे, सेम डे टाइम पे, सेम प्लेस पे हो सकती है, या अगर डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई और डेट वगैरह डिसाइड करते हैं तो उस दिन होगी। ठीक है, तो एडजर्न मीटिंग अगले हफ्ते चली जाती है। ऐसा है, तो ये आप देखोगे तो पूरा आंसर दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये नहीं दिया है कि ऊपर ऊपर हिंट दे दी, पूरा आंसर डिटेल में लिखा हुआ है। और ये पूरा पढ़ना, आप कई बार आपको क्वेश्चंस रिपीट भी दिखेंगे, बट रिपीट पढ़ो, क्योंकि आप बार बार तो नहीं पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आप 4-5 बार क्वेश्चन बैंक पढ़ लो। तो मुझे पता है आप सोचोगे भले ही कि हम इतने बार कर लेंगे, बट नहीं होता वो, तो इसीलिए रिपीट भी है तो आप बार बार पढ़ो उसको। उससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली वो रिवाइज होते जाएंगे। एक बार आया, दूसरे बार फिर आया, तीसरे बार फिर आया, तो 3 बार आपका वैसे ही पढ़ना हो गया। फिर बाद में भले एग्जाम के टाइम के लिए आप उसमें से एक क्वेश्चन मार्क कर लो कि एग्जाम के टाइम सिर्फ यही देख के जाएंगे, तो तीनों क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आसान है। तो ये सब दिया ही है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नो कोरम, अगर आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं है तो मीटिंग शैल बी एडजर्न्ड। इफ इट इज कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इट विल बी एडजर्न्ड टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, और एनी अदर डे टाइम और प्लेस एज बोर्ड में डिसाइड। एंड इफ इट इज कॉल्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट, अगर मेंबर्स नहीं बुलाए थे और कोरम नहीं है तो इट शैल स्टैंड कैंसल्ड, कैंसल हो जाएगी। ठीक है, ये पढ़े थे अपन ने। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, अब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्वेश्चन बैंक से ही क्लियर होगी, तो ये आपको पूरा आंसर इसका भी दिया ही हुआ है वैसे तो कुछ चीज़ें क्वेश्चन बैंक से आपको समझ में आएगी, जो कि कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं लिखा है, बट ये कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है कोई एग्जाम में, तो उसके थ्रू आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेंसन लिमिटेड इशूड अ नोटिस विथ एजेंडा ऑफ 9 बिजनेसेस, 9 बिजनेसेस उनको परफॉर्म करना है, 9 एजेंडा है उसमें, टू बी ट्रांजेक्टेड इन एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम में ये करना है, जिसमें से 2 businesses were regarding appointment of Mr. Sahu and Mr. Pranav as directors. चेयरमैन डिसाइड करता है कि पूरे के पूरे 9 बिजनेस वो साथ में पास करवाना चाहता है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन, तो क्या ये रेजोल्यूशंस वैलिड हैं? तो इसके बारे में आपको एक्ट में कहीं नहीं दिखेगा, बट एज पर वेरियस केसेस ये डिसीजन आया है, तो आपको इसीलिए यहाँ दिया है कि वैसे तो चेयरमैन ऐसा कर सकता है, देयर इज नथिंग इलीगल if the chairman of the meeting desires that 2 or more resolution should be moved together, ये चलेगा। unless any member requires, जब तक कोई मेंबर ऑब्जेक्ट नहीं करता कि भाई नहीं चलेगा, तो चेयरमैन कैन डू सो। बट स्टिल कुछ चीजें नहीं की जा सकती। क्या नहीं किया जा सकता? तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये चीज नहीं की जा सकती साथ में। बिसाइड्स दीज 2 रेजोल्यूशंस, बाकी के रेजोल्यूशंस आप साथ में कर सकते हैं, बट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के इंडिविजुअल रेजोल्यूशंस ही होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये फाइनल लेवल का टॉपिक है, क्योंकि अब वो डायरेक्टर्स वाला चैप्टर जो है वो अगले साल रहेगा आपको,
अगर अभी कोर्स नहीं आया तो फाइनल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, भले ही सेल्फ लर्निंग में रहे या प्रॉपर कोर्स में रहे, बट वो अगले साल रहेगा। तो डायरेक्टर्स के जो अपॉइंटमेंट होते हैं ये इंडिविजुअल रेजोल्यूशन से ही होना चाहिए, बट बाकी के जो रेजोल्यूशन है ये साथ में किए जा सकते हैं। वही दिया है कि आप पूरे के पूरे रेजोल्यूशंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रेजोल्यूशन वन रेजोल्यूशन विच शुड बी मूव्ड सेपरेटली इज रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सेपरेट ही होना चाहिए, तो आप मिला के नहीं कर, बाकी रेजोल्यूशंस को आप मिला के कर सकते, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन बैंक में ही दिखेगा, आपको मेन बुक में नहीं लिखा दिखेगा। फिर ये एक ईजीएम का पॉइंट है, वैसे तो ईजीएम अभी हम पढ़ने के हैं, बट फिर भी आपको ये तो ज़रूर पता है कि अगर ईजीएम में कोरम मौजूद नहीं होता है तो ये आगे चले जाता है। तो ये अभी एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ईजीएम पढ़ेंगे जब सेक्शन 100 तब अपन इंस्पेक्शन ऑफ कॉपीज बचा हुआ है। ये अपन प्रॉक्सी वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। रजिस्टर ऑफ उसके इंस्पेक्शन बचा है अभी पढ़ने का, स्पेशल नोटिस बचा हुआ है। 10th नंबर का क्वेश्चन देख लो, प्रश्न क्रमांक 11.15, प्रश्न क्रमांक 10। KMN Limited schedule its EGM to be held on 11th March at 11 a.m. Company has 900 members. On 11th March 2020, following persons were present by 11:30. आधे घंटे के अंदर, तो 11 बजे मीटिंग थी, आधे घंटे के अंदर कोरम होना चाहिए। आधे घंटे के अंदर कितने लोग आए? तो P1, P2, P3 शेयर होल्डर्स है, तो 3 शेयर होल्डर्स ये आ गए। फिर P4 रिप्रेजेंटिंग ABC लिमिटेड, ये एक और आ गया। फिर P5 रिप्रेजेंटिंग DEF लिमिटेड, ये एक आ गया। P6 एंड P7 ये प्रॉक्सी हैं, ये 2 जन भी आए। फिर एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर कोरम वाज प्रेजेंट। अब यहाँ आर्टिकल्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो आर्टिकल्स में हम मान लेंगे कि आर्टिकल्स में इसके विपरीत कुछ नहीं है, तो ये प्रॉपर है, ठीक है। तो कितने लोग होना चाहिए? 5 लोग होना चाहिए। 5 लोग है क्या? यस, 5 लोग हैं। इसको काउंट नहीं करेंगे, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। तो यहाँ 5 लोग मौजूद हैं तो कोरम प्रेजेंट है। What will be your answer if P4 is representing ABC Limited reached in the meeting after 11:13? 11:30 के बाद आया तो ये फिर काउंट नहीं किया जाएगा, quorum is not present within half an hour. In case of lack of quorum, discuss the provisions as applicable for an adjourned meeting in terms of date, time and place. तो वो अगले हफ्ते चले जाएगी, सेम डे, डेट तो नहीं बट सेम डे, टाइम और प्लेस। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ और डिसाइड करना चाहें तो ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड इफ इट इज कॉल्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट, मेंबर्स ने बुलाए थे और वो खुद ही नहीं आए, तो ये कैंसिल हो जाती है। व्हाट हैपेंस अगर कोरम नहीं आता है इवन इन द एडजर्न मीटिंग? क्या होगा? कैंसिल हो जाएगी। जितने लोग हैं उतने ही कोरम हो जाता है, ठीक है। तो जितने प्रेजेंट है उतने ही कोरम मान लिए जाते, पढ़े अपन ने, दिया था ये, ठीक है। तो persons present shall be called as quorum, ठीक है। तो members present shall form ये 106 पे है, 11 नंबर, ये भी देख सकते हैं हम। X एक मेंबर है LKM लिमिटेड का, he is holding 250 shares which are partly paid. Company held its general meeting where voting rights were denied to X claiming that he has not paid the calls पे नहीं किया on the shares held by him. Examine the validity of company's denial to X with reference to relevant provisions, assuming that articles do not restrict the voting rights of such members. तो क्या वोटिंग राइट्स रोके जा सकेंगे? नहीं रोके जा सकेंगे, क्योंकि 106 अप्लाई तो होता है, लेकिन ये जब तक आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तब तक नहीं। आर्टिकल्स में प्रोवाइड, आर्टिकल्स में लिखना पड़ेगा आपको कि अगर किसी व्यक्ति ने कॉल्स पे नहीं किया है तो उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। तो लॉ में तो लिखा है 106 में, लेकिन लॉ में ये लिखा है आर्टिकल्स में प्रोवाइड। तो जब तक आपने आर्टिकल्स में ये चीज नहीं लिखी है तो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट्स। तो इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स और अदर सम्स, अदर सम वर्ड भी वहां पे दिया है। 106 पढ़ा था हमने, याद आ रहा है क्या कुछ? 106
वोटिंग होने के जस्ट पहले 107 से वोटिंग चालू हुई थी, शो ऑफ हैंड्स वगैरह। 106 में हमने देखा था रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन वोटिंग राइट्स, याद आ रहा है कुछ? तो उसमें हमने देखा था कंपनी रोक सकती है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड फॉर रिस्ट्रिक्शन कि नो मेंबर शैल exercise any voting right in respect of any shares registered in his name on which any calls or other sums are presently payable by him have not been paid or in this regard in regard to which the company has exercised right of lien. इसके अलावा और किसी ग्राउंड पे कंपनी कैन नॉट प्रोहिबिट एनी मेंबर फॉर एक्सरसाइज फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज वोट। यहाँ पे ऐसे तो कर सकते थे लेकिन आर्टिकल्स में लिखना जरूरी था, क्योंकि हमारे केस में आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा है, तो इसलिए डिनायल टू एक्स फॉर एक्सरसाइजिंग वोटिंग इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। और जो मेन आंसर होता है उसको अंडरलाइन कर दिया करो, ठीक है। सो इट इज नॉट वैलिड। जो मेन क्वेश्चन है ये कंक्लूजन हो गया आपका। भले ही आपको एग्जैक्ट वो फॉर्मेट में नहीं दिया है यहाँ पे पूरे आंसर्स, बट फिर भी आप वो फॉर्मेट में इनको फिट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मेट देखे थे, तो फाउंडेशन लेवल से मैंने आपको बताते आया हूँ कि फॉर्मेट बना के लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी में आप लिख दोगे सेक्शन 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। सेक्शंस याद नहीं रहे तो भी चलेगा, वर्ड्स लिखोगे तो चलेगा। कोई कोई सेक्शंस याद रहे तो बेहतर होता है, कुछ नहीं भी रहे तो चलता है, बहुत सारे नहीं रहे तो चलता है, बट वैसे याद हो जाएंगे, अपन सीक्वेंस बना के चलेंगे। एप्लीकेबिलिटी, फिर प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ लॉ। तो प्रोविजन क्या बोलता है, तो प्रोविजन बोलता है ये प्रोविजन हो गया, ये प्रोविजंस है यहाँ तक के। फिर ये एनालिसिस हो गया, सिर्फ इसको बाइफरकेट नहीं किया है, एनालिसिस में अपने क्वेश्चन में क्या दिया है उसको हमने देख लिया, एनालिसिस, ठीक है। और फिर आखिरी में कंक्लूजन। तो इसी फॉर्मेट में अपन लिखते थे बचपन से, वही है, इस फॉर्मेट में लिखो। एप्लीकेबिलिटी में ये आ गया रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, ये एप्लीकेबिलिटी है। फिर प्रोविजंस यहाँ से चालू हो रहे हैं, यहाँ तक के प्रोविजंस चल रहे हैं। फिर एनालिसिस ये पार्ट हो गया, और ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है। सिंपल है कि नहीं, डिफिकल्ट है, ऐसा एकदम हैवी लग रहा है? इजी है, तो ऐसा लिखना चाहिए, ज़्यादा आसान हो जाता है। और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन कर दिए तो और इजी हो जाता है। जैसे आर्टिकल्स यहाँ कंटेन नहीं करते रिस्ट्रिक्शन, तो ये एक पॉइंट है जिसके कारण यहाँ आंसर बदल रहा है। अगर यहीं पे ये पॉइंट नहीं लिखा होता तो हम अजम्पशन ये लेते कि आर्टिकल्स में प्रोविजन है, ठीक है। वैसे दोनों लो, कोई भी लो, ऐसा दिक्कत नहीं है, बट जनरली ये लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जैसा पूछा जा रहा है कि डिनाई कर रहे हैं, तो डिनाई कब कर सकते हैं, जब आर्टिकल्स में प्रोविजन होगा, और कंपनी डिनाई कर रही है दैट मीन्स लिखा होगा इसीलिए कर रही है, तो वो अजम्पशन लेना ज़्यादा बेटर होता है कि आर्टिकल्स में लिखा होगा। बट अजम्पशन लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ तो अजम्पशन खुद लिख दिया है, अगर ये नहीं लिखा होता अज्यूमिंग दैट, तो आपको एक अजम्पशन लेना पड़ा होता, फिर नीचे नोट में लगे तो लिख दो ऑल्टरनेटिवली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द आर्टिकल देन वोटिंग राइट्स कैन नॉट बी डिनाइड, ठीक है। तो दोनों चीज क्लैरिफाई कर दो, मार्क्स काटने का कहीं चांस बचता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा है, तो इजी है, सिर्फ कोर्स वास्ट होता है, बाकी इजी तो सब कुछ है। फिर 12 अभी नहीं देख सकते, टाइम है, 13 देख लो। Madurai Limited issued a notice for holding of its annual general meeting on 7th November 2019. Notice was posted to the members on 16th October. Some of the members of the company alleged that the company has not complied with the provisions of Companies Act with regard to the period of notice. तो 21 clear days का notice होना चाहिए, और ये notice post किया गया है बोला है, that means ये post से जा रहा है, तो यहाँ 25 days आपको देखना है। काउंट कर लो कितना हो रहा, 16 से 7 हो रहे 21 दिन, 21 हो रहे हैं, तो 21 क्लियर नहीं हो रहे, तो हमको क्लियर डेज होना चाहिए। एक्चुअली वो क्लियर डेज वर्ड पे क्वेश्चन पूछ लिया उनने, तो 21 डेज हो रहे हैं बट 21 क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स एक दिन जिस दिन नोटिस भेजे गए वो काउंट नहीं करते हम, वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। मीटिंग का डे नहीं काउंट करते, वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। एंड 48 आवर्स फॉर ट्रांसमिशन, तो टोटल देयर शुड बी 25 डेज, बट देयर यहाँ पे 25 डेज नहीं है। वेदर द मीटिंग हैज बीन वैलिडली कॉल्ड, आंसर इज नो। इफ देयर इज शॉर्टफॉल स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ मेनी डेज, 4 दिन का शॉर्टफॉल हो जाएगा। कैन द डिले इन गिविंग नोटिस बी कंडोन, तो क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो नहीं, पहले आपने नोटिस के
भेजने के पहले कंसेंट लिए होते तो बात और होता, शॉर्ट नोटिस वैलिड हो जाता, बट बाद में नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही 3 आंसर दिखेंगे आपको। कंक्लूजन, तो 3 क्वेश्चन है तो 3 आंसर है, आप प्रोविजन साथ में लिखो। कंक्लूजन 21 क्लियर डेज होना चाहिए, या 90 डेज, 19 डेज हो रहा है, अच्छा 19 डेज इन्होंने, हाँ उसको छोड़ेंगे, 7 को मीटिंग है, और 16 जिस दिन भेजा, 22 हो रहे क्या? हाँ मैंने गिना नहीं, तो आप गिन लोगे ऐसा मैंने सोचा था, सही गिन लोगे। दिन गिनना तो आप बचपन से कर रहे हैं, करंट अकाउंट, अकाउंट करंट था ना, एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट में दिन गिन रहे हैं अपन। तो ये वैसे दिन गिनना अपन सीखेंगे, मैं दिन गिनना भी सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखा रहा। जब अपन पढ़ेंगे जो अदर लॉज है उसमें दिखेगा, अब तो है ही वो। मैं तो मान चुका हूँ कि अब नहीं आता नया नया कोर्स, मैं तो पहले ही मान चुका था, बट फिर भी मैं ओपनली नहीं बोल सकता था क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ कमिट किया था। बट मैंने बोला भी था, इंस्टीट्यूट कोई सलमान खान थोड़ी है, ये भी वर्ड बोला था मैंने कि कमिटमेंट कर देगा तो किसी की नहीं सुने। तो इंस्टीट्यूट ने भले ही बोला था, लेकिन मेरे को पता था नहीं चाहने वाला है न्यू कोर्स। खैर, तो हमारे जो गुप्त सोर्सेस होते हैं उन लोगों से पता लगते रहती है चीज़ें, किस चीज़ के कारण अटका हुआ है कोर्स, ये सब भी पता लग जाता है कि क्यों नहीं आ रहा है, तो ठीक है। तो अभी सिर्फ एक ये मेजर रीज़न है, और भी रीजंस है, तो एमसीए ने सीधा सीधा फाइनेंस मिनिस्टर ने लिख के भेज दिया कि ये सब रीजंस है, आप इनको ठीक करो फिर हम आपके नए कोर्स करेंगे। क्योंकि इंस्टीट्यूट एक कॉरपोरेट बॉडी है, तो ये एमसीए के कंट्रोल में भी आती है, ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में आती है। इसीलिए अगर आपको कोई पेपर्स में भी तकलीफ है तो आप आरटीआई से भी मंगा सकते हैं, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनसे आप इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। बहुत ही अच्छा कानून है। तो आपको अन्ना हजारे जी की देन है, अन्ना हजारे है ना, उन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन करके बहुत सारे कानून पारित कराए थे। जैसे लोकपाल चल रहा था, तो वो तो ठंडा पड़ गया, कुछ लोगों ने उसका सहारा लेके ऊपर बढ़ गए, आगे बढ़ गए, लेकिन वो पॉइंट कहीं साइड हो गया। लेकिन वो एक चल रहा था ना बीच में, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल आगे आए थे, नहीं पता है आपको? आपको नहीं पता? उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, करप्शन वगैरह के खिलाफ कानून चाहिए वगैरह, वो सब चल रहा था। तो वैसे ही आरटीआई भी उन्होंने ही लाया है, उन्होंने बोला था बहुत पीछे पड़े सरकार के, और सरकार को आरटीआई बनाना पड़ा। इसमें आप सरकारी कोई भी चीज़ की डिटेल मंगा सकते हैं। तो सरकार के पास से जो भी डिटेल लेना है, इनकम टैक्स ऑफिसर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, आप डिटेल लिख के भेज दो, मेरे ये सवाल है, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इवन नेता लोगों को देना पड़ता है, आपको पता करना है नरेंद्र मोदी के पास कितनी संपत्ति है, आरटीआई में डाल दो, वहाँ से जवाब आएगा, ये कंपलसरी है। तो ऐसे कानून बनाए गए, तो ये रहते हैं, तो ये इसीलिए अ, ऐसे बहुत सारे और कानून हैं, देना पड़ता है, उनके ऊपर पेनल्टीज है फिर। तो कानून है ना, सरकार, सरकार यानी अलग अथॉरिटी हो गई, तो कोर्ट तो जा ही सकते हैं अपन, कोर्ट जाओ, कोर्ट पेनल्टीज, कोर्ट को अधिकार होता है, वो इवन सरकार को भी बोल सकता है, पेनल्टीज उनके ऊपर भी लगती है। ठीक है, ऐसा है। तो ऐसे सरकार पे नहीं लगेगी, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर लगती है। तो इसीलिए एमसीए भी जो है, तो एमसीए के कंट्रोल में आईसीएआई आता है, आईसीएआई इज ऑल्सो कॉर्पोरेट बॉडी, भले ही वो सेपरेट एक्ट से बनाए, बट वो एमसीए में भी कवर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसको होता है। जब तक कि एमसीए क्लैरिफाई ये नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, तब तक के वो एक्ट में चेंजेस नहीं हो सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है 1949, चेंजेस नहीं होंगे। उसके अलावा नए कोर्सेस नहीं लाएंगे, नए कोर्सेस लाने के लिए भी एक्ट में कुछ रूल्स वगैरह, एक्ट वगैरह में चेंज। हाँ वो चीज़ें नहीं बताई जाती, आरटीआई में उतना कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, हर चीज़ नहीं पूछ सकते अपन, बट बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है। तो खैर हम ये पढ़ेंगे, तो ये दिन कैसे काउंट करना अदर लॉज में हम देखेंगे। अदर लॉज में हम एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, उसमें भी हम देखेंगे। बचपन में आपने किया ही होगा कि बिल है, ड्यू हो रहा है, फिर 3 दिन जोड़ रहे ग्रेस पीरियड के, सब में भी आपने गलती किए होंगे, एक दिन आगे पीछे आता होगा। तो वो अब नहीं आएगा, अगर आता होगा तो नहीं आएगा। कुछ लोगों के आते हैं, कुछ लोगों के नहीं आते, वैसे ज़्यादातर लोगों के आते हैं आगे पीछे दिन। वो हम लोग पूछते नहीं, क्योंकि हमको लगता है यार इसका भी सही आ रहा, उसका भी सही आ रहा, अपना ही गलत आता हमेशा, जबकि फैक्ट ये है उसका भी गलत आया, उसने किसी और का देख के बता दिया हाँ ये दिन सही है, ऐसा होता है। तो वो अपन सीखेंगे यहाँ पे कि दिन कैसे क्या काउंट। तो अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अपन वो देखेंगे कौन से दिन कैसे काउंट किए जाए।
तो एट प्रेजेंट यहाँ पे 19 क्लियर डेज हो रहे हैं, तो क्लियर डेज के हिसाब से 19 क्लियर डेज हो रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में होना चाहिए 21 क्लियर डेज, तो 2 दिन का शॉर्टफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन वही है, शॉर्टफॉल अगर है तो कितना, तो 2 दिन का है। और कैन द डिले बी कॉन्डोन, यानी क्या उसको ठीक किया जा सकता है, तो आंसर इज नो। तो डिले ये ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आपने पहले ही शॉर्टर नोटिस की परमिशन ले ली है तो बात और है, तो प्रायर आपको परमिशन लेना पड़ता है आइदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट, अगर बोल देते हैं शॉर्टर नोटिस चलेगा तो चलेगा, ठीक है। बट बाद में नहीं कर सकते, पहले नोटिस भेज दिए फिर बाद में बोल रहे हैं अरे वो गलती हो गई, तो वो नहीं चलेगा। पहले आप कर लो, उसके बाद आप नोटिस शॉर्टर भेजो, वो चल जाएगा। नहीं पूरा लिखो ना, क्लियरिफाई करो। 25 लिख सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर ये होगा 21 क्लियर डेज लिखो, फिर क्लैरिफाई करो कि एक दिन नोटिस भेजने का, एक दिन मीटिंग का, तो वो क्लैरिफाई करो। मार्क्स इसीलिए दे रहे हैं ना वो, ऐसा एकदम शॉर्ट में नहीं, डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, अपने को समझाना है। अपने को ये समझना आगे वाला बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ तो नहीं बट आगे वाले को पूरा समझाना है। तो ये समझ के बताना पड़ेगा कि उसको कुछ नहीं पता है, हम पूरी एक एक चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना। जब भी पेपर लिखते हैं ये ध्यान रखना कि हम ऐसा समझा रहे हैं आगे वाले को, आगे वाले के लिए बता रहे हैं कि उसको पता नहीं है तो उसको हम समझा रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ तो मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा 21 क्लियर डेज यानी 25 लिख दो, तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना है। आप समझाओगे, मैं जैसे समझाता हूँ 21 क्लियर डेज यानी ये 21 +1 +1, तो आपने भी वैसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो पूरा क्लैरिफाई करो, तभी मार्क्स काटने के फिर चांस नहीं बचते। नहीं तो मार्क्स काटेंगे तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे, फिर बोलते आईसीआई मार्क्स नहीं देता। तो ये एक बहुत गलत धारणा है, गलतियां कई बार हमारी होती है। इनफैक्ट 90% केसेस में हमारी गलतियां होती हैं। कुछ केसेस में पेपर चेकिंग एरर होती है बट बहुत कम होती है। पर हमारा वो ब्लेम गेम का एक जो बचपन का अपना वो आदत हो जाती है ना, ब्लेम करते रहते हैं। बच्चा गिरता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तेरी गलती नहीं है, जमीन को भप कर, तो जमीन को भप करता है। गलती उसकी थी, वो आड़ा टेढ़ा चल रहा था, जमीन क्या कर रही बेचारी। तो वहां से ब्लेम गेम चालू हो गया। तो वो अपना चलता रहता है कि इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता। ये ध्यान रखो, इंस्टीट्यूट का काम सीए बनाना है, ये नहीं बनाने को इंस्टीट्यूट नहीं बनाया। अरे देखते हैं कैसे सीए बनता, तो उसके लिए नहीं है, उसका काम है भाई सीए बनाना है, उसको तो उसी लिए बनाया ना। तो वो जबरदस्ती मार्क्स नहीं काटता है। हाँ वो कुछ पेपर चेकर के हो सकता है, कुछ मैनुअल एरर हो, क्योंकि जहां भी मैनुअल चीजें आ जाती है तो थोड़ा एक मार्जिन ऑफ एरर रहता ही है। तो हो सकता है आप 5% केसेस में ऐसा होते हुए देखें। तो अगर 100 पेपर में आपको दिख रहा है कि मार्क्स कम मिले हैं, तो उसमें 90% केसेस में 90 पेपर में बच्चों की गलती रहेगी। कुछ 5-10 पेपर हो सकते हैं जिसमें कहीं चेकर की कुछ गड़बड़ हो गई, उसने प्रॉपर चेक नहीं, बट ज़्यादा गलतियाँ बच्चों की होती है। तो मैंने इसीलिए जाना हूँ, क्योंकि बच्चे लोग कई बार बोलते थे, जब बीच में एक टाइम बहुत चला था इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता, बच्चे लेके आए मेरे पास, डेफिनेशंस वगैरह लेके आए, सर देखो सप्लाई की डेफिनेशन जीएसटी में मैंने लिखा हूँ। अब वो सप्लाई की डेफिनेशन है तो डेफिनेशन में वो वर्ड्स तो आना चाहिए, अपने कुछ भलतेज वर्ड्स में उसने कुछ तो भी लिख के रखा। सप्लाई मीन्स, पहले वहाँ गलती हो गई, मीन्स नहीं है वहाँ इंक्लूड्स वर्ड होना, तो इंक्लूड्स ही होना। तो बोले सर फिर भी 4 में से 1 मार्क भी नहीं मिलेगा क्या? मैं बोला जब तुमने लिखा ही गलत है तो काय का मार्क्स मिलेगा? मीन्स बोल दिए तो वैसे ही खत्म हो गई बात। तो आगे मार्क्स मैं तो नहीं दूंगा। तो बहुत बार ऐसा होता है, बट बच्चे बोलते हैं कि सर ये वर्ड तो आया, ये वर्ड तो आया, लेकिन उसका मीनिंग ही बदल गया ना। जब मीनिंग ही बदल गया आपके डेफिनेशन का, तो कुछ नहीं बचा उसमें। तो जब उसमें लिखा है सप्लाई इंक्लूड सेल एक्सचेंज ट्रांसफर बार्टर, तो वो वैसा आपको लिखना पड़ेगा। भले आप कुछ वर्ड स्किप कर सकते हैं, आपको लीज याद नहीं आया स्किप कर दो चलेगा, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो मीनिंग अगर बदल जाएगा तो फिर बात बदल जाएगी, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फिर आप बोलोगे सर स्टेप मार्किंग, तो डेफिनेशन में काय की स्टेप मार्किंग, वहां नहीं मिलेगा। हाँ आप इसमें अगर रहेगा तो इसमें मिल जाएगा, जैसे ये है कंक्लूजन वगैरह, तो इसमें आप प्रोविजंस लिख रहे हो, प्रोविजन सही लिखे तो आपको हो सकता है 2 मार्क मिल जाए, एनालिसिस में आधा मार्क दे दें, तो हो सकता है। फिर कंक्लूजन गलत भी हो गया तो हो सकता है 1 आध मार्क कटेगा। तो हो सकता है क्योंकि आपको प्रोविजन पता है बट आप एनालिसिस में गड़बड़ कर दिए, तो वहां हो सकता है स्टेप मार्किंग मिल जाए आपको, लेकिन आप डेफिनेशन में स्टेप मार्किंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वहां बहुत कम चांस होंगे। हाँ अगर थोड़ी सी गलती है तो मिल भी जाएंगे, लेकिन ऐसा एकदम ब्लंडर कर दिया हमने तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और, हाँ बोलो। अपन अजम्पशन लेते फिर।
नहीं तो कंक्लूजन तो एक ही लिखना है ना, आपको दोनों नहीं लिखना है। कंक्लूजन में आप सीधा ये लिख लो, अपन ने अजम्पशन ऊपर लिख दिया, वो कंक्लूजन में लिख दो अज्यूमिंग दैट कि क्या था वो क्वेश्चन, हाँ आर्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो या आर्टिकल्स परमिट करते हैं वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्ट करना, ये अज्यूम करते हुए हम ये बोलते हैं कि इट इज़ वैलिड, सॉरी इट इज़, हाँ वैलिड। आर्टिकल्स परमिट करते हैं अगर हम बोल रहे हैं तो इट इज़ वैलिड। लेकिन फिर नोट में लिख दो नीचे कि नोट, ये तब अगर अजम्पशन वहां नहीं दिया है तो, कि ऑल्टरनेटिवली हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि आर्टिकल्स परमिट नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते देन इट इज नॉट वैलिड। ये दोनों चीज क्लैरिफाई कर, ठीक है। हाँ नोट बनाओ, बनाओ यानी लिखो, लिख सकते हैं। नोट कंक्लूजन के बाद ही आना चाहिए, नोट एकदम आखिर में, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर, ये एक ऑल्टरनेटिव हो गया। नोट्स, ये नोट्स पे लेकिन मार्क्स मिलते हैं एटलीस्ट, ऐसे जहाँ एम्बिग्यूटीज है वहां तो चिपकाना ही चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा नहीं तो अपन ने नोट नहीं लिखे और आगे वाले ने अलग इंटरप्रिटेशन लिया, तो आपको पता है ये चीज, आपने क्लैरिफाई कर दिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आर्टिकल्स परमिट करना चाहिए, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट। तो ये वर्ड्स पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। 14th नंबर देख लेंगे। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू कोरम of public company having total 30 members, of which 2 members are body corporates and 1 member is president of India. Whether representatives of body corporate and president ये participate कर सकते हैं, तो क्या ये काउंट किए जाएंगे कोरम के लिए, तो yes. Can such representatives cast vote, yes. फिर कोरम कितना होगा, यहाँ कितने मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट वर्ड लिखना वो मत भूलना, पर्सनली प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है। फिर इफ द मेंबर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हु हैज कास्टेड हिज वोट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, तो लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी होता है कि आप अलाउ करो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, हमने देखा लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनीज जिसमें 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो उनको कंपलसरली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग परमिट करना पड़ता है। याद है, भूल गए, हमने पढ़ा था कहाँ, हाँ अर्ली बर्ड बैच में पढ़ा था, सेक्शन 108 में पढ़ा था, ठीक है। ये देखो मैंने बताया था ये कंपनीज को कंपलसरली परमिट करना ही है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी है तो कंपलसरली उनको परमिट करना ही पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दो। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से किसी ने वोट कास्ट कर चुका है, क्या वो अटेंड कर सकता है जनरल मीटिंग? हाँ कर सकता है, लिखा हुआ है स्पेसिफिकली 108 में। क्या वो वोट चेंज कर सकता है? नहीं। एंड कैन ही अपॉइंट अ प्रॉक्सी, तो यस प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, तो वो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली कर लिया, प्रॉक्सी को भेज दो मीटिंग अटेंड कर। फिर अगला क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं, ये सिंपल है, वही है, कॉल्स पे नहीं किया है तो 106 पे है। पिंक, तो पिंक कैसा नाम है, तो पिंक नाम से समझ रहा है ऐसा, हाँ ना, अरे हट पिंक है ना कुछ भी, हाँ तो मिस्टर पिंक held 100 partly paid shares of Red Limited. The company asked him to pay the final call money due to some unavoidable circumstances. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या circumstances थे, हालात क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। He was unable to pay the amount of call money. जनरल मीटिंग में चेयरमैन ने उसको डिसअलाउ कर दिया वोट करने से, ऑन द ग्राउंड दैट आर्टिकल्स डू नॉट परमिट, देखो यहाँ लिखा है स्पेसिफिकली आर्टिकल्स डू नॉट परमिट शेयर होल्डर टू वोट इफ ही हैज नॉट पेड दी कॉल्स। तो यहाँ अजम्पशन उल्टा ले लिया, ऊपर उल्टा लिखा था, ऊपर लिखा था कि आर्टिकल्स परमिट, आर्टिकल्स कुछ नहीं बोलता है, यहाँ लिखा है आर्टिकल्स, लिखा है आर्टिकल्स में कि जो पे नहीं करेगा उसको वोटिंग नहीं मिलेगा, तो आंसर बदल जाएगा, क्वेश्चन सेम है बट एक अजम्पशन चेंज हो गया तो आंसर बदल जाएगा। तो क्या सही बोल रहा है चेयरमैन, तो आंसर इज यस। पिंक गलत बोल रहा है, तो क्वेश्चन भी देखो, कंक्लूजन क्वेश्चन से पूछो, क्वेश्चन से लिखो, क्वेश्चन के हिसाब से पिंक का कंटेंशन वैलिड है क्या पूछा है, तो नहीं, कंपनी का कंटेंशन नहीं बोला, तो जो क्वेश्चन है ना वहां से आंसर लो। तो कंक्लूजन फाइनल, जो आपका फाइनल क्वेश्चन है वहां से लेना चाहिए। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ये नहीं बोला कि कंपनी सही है या नहीं, इन्होंने पूछा पिंक सही है कि नहीं, तो नहीं पिंक गलत है, ठीक है।
समझा कि नहीं? सिंपल है। तो कंक्लूजन में ये क्वेश्चन, फाइनल जो क्वेश्चन है उससे रिलेट करके आंसर लिखना है। अगर पूछता कंपनी सही है क्या, तो हम बोलते यस कंपनी का डिसीजन वैलिड है, ठीक है, चेयरमैन का डिसीजन वैलिड है। लेकिन यहाँ पूछा है पिंक का कंटेंशन सही है क्या, तो पिंक का कंटेंशन वैलिड नहीं है, ठीक है, ऐसा है। फिर 16th बाद में देखते हैं, अभी हम पढ़ने के हैं 17th। ये भी देखने के हैं, देखेंगे वैसे देखे हैं 102 पे है ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, बट बाद में देखते हैं। 18th भी रुक सकते हैं। 19th मिनट्स पे है देखने के। 20th एजीएम पे नहीं, 20th प्रॉक्सी पे है, 20th देख सकते। जनरल मीटिंग was scheduled to be held on 15th April 2019 at 3 PM, 3 बजे थी 15 तारीख को, 15 अप्रैल को। As per the notice, the members who are unable to attend the meeting in person can appoint proxy, and proxy forms duly filled should be sent to the company at least 48 hours पहले पहुंचना चाहिए। तो सही है, कानून भी इतना टाइम अलाउ करता है। Mr. X, a member of the company appoints Mr. Y as a proxy, and proxy form पे डेट लिखा है उसने 10/4/2019, जो डिपॉजिट कर दिया उसने, डिपॉजिटेड बाय मिस्टर वाई, वाई ने डिपॉजिट किया 11/4 को, तो बराबर है, टाइम के पहले है, 15 को मीटिंग है, ने 11 को डिपॉजिट कर चुका है, 11 के पहले डिपॉजिट कर चुका है, तो ठीक है, 13 के पहले होना चाहिए कभी भी, 11 को कर चुका है, तो 11 को वाई ने प्रॉक्सी डिपॉजिट कर दिया। सिमिलरली अनदर मेंबर, तो वाई की प्रॉक्सी वैलिड हो गई, तो एक्स ने जो वाई को अपॉइंट किया है ये वैलिड है। फिर सिमिलरली एक और मेंबर है डब्ल्यू, who also gives two separate proxies to two individuals named Mr. M और N। अब इसने दो सेपरेट प्रॉक्सी दे दिया, तो मीटिंग है 15 तारीख को, और W है, W ने M को भी प्रॉक्सी दे दिया और N को भी दे दिया। M की प्रॉक्सी डेटेड है 12/4 की, जो डिपॉजिट हो गई ऑन द सेम डे, तो 12/4 को M ने डिपॉजिट कर दिया। फिर N की जो प्रॉक्सी है वो 14/4 को डिपॉजिट हुई, N ने डिपॉजिट किया 14th को। ऑल प्रॉक्सीज सब प्रेजेंट है। फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, हु वुड बी द पर्सन अलाउड टू रिप्रेजेंट द प्रॉक्सीज फॉर मेंबर्स एक्स एंड डब्ल्यू। तो एक्स के लिए वाई प्रॉक्सी एक ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और डब्ल्यू के लिए कौन एम रहेगा, एन नहीं। वैसे लेटर प्रॉक्सी जो है इट रिवोक्स द अर्लियर प्रॉक्सी, बट बिकॉज द लेटर प्रॉक्सी वॉज नॉट डिपॉजिटेड विद इन द ड्यू टाइम, इसीलिए वो इनवैलिड है, वो इनवैलिड है तो एम की प्रॉक्सी वैलिड है। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा गड़बड़ था, तो वैसे यहाँ टाइम पे आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इंस्टीट्यूट ने एक गलत पॉइंट दिया है। जब टू प्रॉक्सीज, when two proxies are by same shareholder are lodged, lodged off in such a manner that one is lodged before the other after the expiry of the date fixed for lodging proxies, the later will be counted। वैसे लेटर प्रॉक्सी को काउंट करते हैं, दिस इज द जनरल रूल। जबकि इंस्टीट्यूट ने उल्टा बोला है, इंस्टीट्यूट ने बोला है फॉर्मर को काउंट करते हैं, ये गलत दिया है, तो इंस्टीट्यूट ने गलत दिया। बट हाउएवर इन दिस केस आंसर रिमेन्स सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सी जो है ये टाइम बार्ड है, सेकेंड प्रॉक्सी टाइम बार्ड है, तो हाउएवर इन दिस केस आंसर रिमेन्स सेम, भले इंस्टीट्यूट ने गलत लिखा है। तो आपको भी नोट में ये लिख देना चाहिए, एज पर ICAI सजेस्टेड आंसर्स फॉर्मर प्रॉक्सी विल बी काउंटेड, बट ये गलत है, क्योंकि कोर्ट जुडिशियल डिसीजंस ने कई बार बताया कि लेटर प्रॉक्सी रिवोक्स द अर्लियर प्रॉक्सी, ठीक है, तो होता है कभी कभी, इंस्टीट्यूट गलत आंसर भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझा क्या? सिंपल है, तो अपना रूल है वो सही है, नोट में सिर्फ ये लिख देना इंस्टीट्यूट उल्टा बोलता है, इंस्टीट्यूट बोलता है पहले वाली प्रॉक्सी वैलिड होगी, दूसरी वाली वॉइड होगी, वो गलत बोलता है। ये फिर वही है 102 पे है, 21 ये आप देख सकते हैं, 21st आप घर पे देख लेना, ये वर्क ले लो कुछ, 100 पढ़ने के हैं, बस खत्म। 102 ये भी, ये अपन अभी एक्चुअली इंक्रीज ऑफ कैपिटल पढ़ने के हैं, तो ये भी है 102 पे ही,
साथ में एक सेक्शन 61 है, वो अपन बाद में देख। एजीएम ये पढ़ सकते हैं अपन, इसमें फर्स्ट वाला तो पढ़ ही सकते, दोनों ही पढ़ सकते, पोल के ऊपर है। In an annual general meeting of company having share capital, 80 members present in person or by proxy, holding more than 1/10 of total voting power, demanded poll. The chairman of the meeting rejected the request on the ground that only members present in person can demand the poll. क्या सही बोल रहा है वो? नहीं, गलत बोल रहा है। तो पर्सनल भी कर सकते हैं और जो प्रॉक्सी के थ्रू प्रेजेंट है वो भी कर सकते हैं। तो राइट टू डिमांड पोल ये दोनों जन के पास होता है, प्रॉक्सीज के पास भी होता है। दे कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग but they have the right to demand the poll. फिर in annual general meeting during the process of poll, members who earlier demanded poll want to withdraw it. तो क्या ये कर सकते हैं? तो yes, अगर आपने पहले डिमांड कर लिया था, बाद में विड्रॉ करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन विड्रॉ। ठीक है, ये भी दिया ही हुआ है। चेयरमैन बोलता है आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो गलत बोल रहा है चेयरमैन। चेयरमैन ने पढ़ना चाहिए, हाँ पढ़ाई करना चाहिए। ये प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करने के ऊपर है। सिरहज, सिराज, हाँ सिराज जो भी है, सिरहज, ए नहीं है लेकिन सिरज, सिरज, सिरहज, चलो ठीक है, सिरज, सिराज। अ शेयर होल्डर गिव्स अ नोटिस फॉर इंस्पेक्टिंग प्रॉक्सीज 5 days बिफोर द मीट, 5 दिन पहले दे दिया। हाँ तो चलता ना, क्या हो गया 3 दिन पहले देना चाहिए, 5 दिन पहले दे रहा है, ठीक है। एंड अप्रोचेस द कंपनी 2 days बिफोर द मीटिंग, 2 दिन पहले आ गया, बताओ प्रॉक्सी फॉर्म, तो ये गलत कर रहा है वो। 2 दिन पहले नहीं आ सकता, 24 आवर्स पहले आ सकता है, 48 नहीं 24 आवर्स पहले। और कब तक के कर सकता है इंस्पेक्शन? टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, बट ये 2 दिन पहले वाला रूल नहीं लगे, 24 आवर्स पहले जाके देख सकता है, एंड टिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। मिराज आ गया, ऊपर सिराज था, यहाँ मिराज आ गया, बस का ये मिनट्स है, ये बाद में देखेंगे, मिनट्स नहीं आते अभी अपने को। चलो ये देख लेते हैं 27। द ये ऑफ डीजेए लिमिटेड, ये मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डीजेए रिक्वायर द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ 7 members टू कॉन्स्टिट्यूट कोरम। कंपनी के पास 965 मेंबर्स हैं और उसमें से 7 लोग आना चाहिए बोलते हैं। 7 लोग चलेंगे क्या? नहीं, 5 लोग चलते हैं। आर्टिकल्स बोल रहे हैं तो आर्टिकल्स माने जाएंगे, है ना, हमने पढ़ा था। अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, तब तक के 5 चलेंगे, लेकिन आर्टिकल्स ने बोल दिया 7, तो आर्टिकल्स को सुनना है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्टिकल्स के बिना सीए का काम नहीं चलता, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स ने बोला ना 7, तो 7, नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिखा क्या है, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर बता सकते हो आप, बट कम नहीं बता सकते। ठीक है, तो कितने लोग आए हैं फिर? आए हैं क्या? ये एक है ए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये एक आ गया। बीएनसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये नहीं काउंट किए जाएंगे, भले वो मेंबर्स हैं बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको वोटिंग थोड़ी करने मिलता है। वो लोग आ गए ऐसे ही मुंह उठा के, लेकिन उनको गिनते नहीं अपन, उनको वोटिंग का राइट नहीं है ना। वोटिंग राइट्स किसको मिलता है? इक्विटी वालों को। ठीक है, सेक्शन 47, 47 106 के जस्ट ऊपर दिया है। मैंने बोला था ये इस सीरीज में नहीं आता है, ये अलग है, शेयर कैपिटल चैप्टर का है, बट यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें बताया हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द जनरल मीटिंग ऑन एवरी रेजोल्यूशन, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू वोट ओनली ऑन दोज रेजोल्यूशंस विच डायरेक्टली अफेक्ट देयर राइट्स। तो सिर्फ उन पे वो वोट कर सकते हैं। एक केस में वो हर केस में वोट कर देंगे, इफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 2 consecutive ईयर्स। 2 साल तक अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देते हैं तो उनको फिर इक्विटी के बराबर मान लिया। पढ़े थे अपन, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कर गए? आया क्या? आ रहा है ना? घर पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो याद रहेगी चीजें। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट काउंटेड। डी, रिप्रेजेंटिंग वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड, 2 जन आए हैं,
तो अकेला आया डी, लेकिन हम बोल रहे हैं 2 जन आ रहे, देखो 2 जन आ रहे हैं। फिर ई, एफ, जी, एच प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सी को थोड़ी गिनेंगे, प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड। कैन इट्स बी सेड दैट द कोरम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग? नहीं, 3 लोग आए, 7 लोग होना था, तो लिख देंगे हम नहीं 3। नहीं, ऐसा नहीं लिखना। काफी डिटेल में दिया आंसर, पूरा पढ़ो। देखो पूरा पढ़ना है, आप ये मत सोचना सर इतना बड़ा आंसर लिखेंगे क्या। मुझे पता है आप नहीं लिखोगे, आपको भी पता है आप नहीं लिखोगे, पढ़ोगे इतना तो आप लिखोगे इतना, तो मुझे भी पता है आपको भी पता है, इसलिए पढ़ो पूरा, और लिखते टाइम अपन अपने लैंग्वेज में उसको लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये लैंग्वेज भी इजी है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगेगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये आप अकस्टम हो जाओगे लॉ की लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज पढ़ने में। कई जगह तो आप खुद बेयर एक्ट छापना चालू कर दोगे, इतना अच्छा जमेगा। यानी सीधा आप कहीं पे लिखा है तो अनलेस द आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड, सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, हम भी लॉ की लैंग्वेज लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो ये आदत पड़ जाएगी आपको, खुद को ही अच्छा लगने लगता है वो। तो लॉ पढ़ने की लत लगती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है फिर यही पढ़ते रहो। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था, जब मैं भी इंटर में था तब से मुझे लॉ पढ़ने की लत लग गई। तब से फिर मैं हर वर्ड को इंटरप्रेट करता था, तोड़ तोड़ के निकालता था। के पीछे एक और सर थे, उनके उनके कारण मैं ऐसा पढ़ना सीखा। एक श्रीनिवासन आनंद सर थे, कभी एक आध बार शायद आपको शर्मा सर उनका नाम बताएंगे। शर्मा सर के जूनियर हैं वैसे वो, बट वो इतने तबाही हैं, इतने ज़बरदस्त हैं वो, कि उनको टैक्समैन जाने ही नहीं देता, टैक्समैन ने उनको उठा लिया है, उठा लिया है ना, उनको परमानेंट जॉब पे रखा है। तो वो लकीली मेरे टाइम पे ऑडिट पढ़ाने के लिए आए थे, तो कंपनी ऑडिट मैंने उनसे पढ़ा सिर्फ एक टॉपिक, और वहाँ से मैं समझ गया कि लॉ कैसे पढ़ना है। तो इतने ज़बरदस्त इंसान है वो, बहुत ही सही। तो उनसे मैंने सीखा हूँ, और फिर मैं उनके हिसाब से ही फिर मैंने भी हर चीज़ को तोड़ना, एक एक वर्ड को ढूंढना, लॉ में क्या दिया है क्या नहीं दिया है उसको तोड़ना मरोड़ना, ये सब उनसे। तो भले ही वो सिर्फ 15-20 दिन की क्लास थी, बट वो 15-20 दिन में जो सीखा मैंने, वो आज मेरी जीविका कमाने का साधन है। बहुत ही, एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है उनका मेरे ऊपर। रहते हैं कुछ कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, एक ऐसे ही फारूक सर थे, वो भी बहुत टीचर्स में पहले पढ़ाते थे वो, उन्होंने भी छोड़ चुके, भी बहुत सारे लोग छोड़ चुके। तो अभी रिसेंटली फाइनल का डीटी पढ़ाते थे विनोद गुप्ता सर, उन्होंने छोड़ देते हैं कई लोग। फारूक सर तो यंग होके भी छोड़ दिए थे उन्होंने, तो ऐसा है कि उनको पैसे से ज़्यादा मोह माया नहीं है, छोड़ के फिर निकल लिए, इधर उधर घूम रहे, स्विट्ज़रलैंड वगैरह वहाँ सेटल हो गए, तो ऐसे हैं। और शर्मा सर से भी बहुत कुछ सीखा हूँ, ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये शर्मा सर की देन है। कोई भी चीज़ है तो मैं शर्मा सर से इसीलिए सीखा हूँ, क्योंकि आप शर्मा सर के सामने जब बैठोगे ना, शर्मा सर कोई भी पॉइंट बता रहे हैं आपको, वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं भी होगा, तो सर पेन और पेंसिल लेके या पेपर लेके बैठेंगे, और सर वो चीज़ लिख के बताएंगे, ऐसा समय की डंडी, समय की डंडी के बिना वो सिखाते ही नहीं, तो वो समय की डंडी वहाँ से उपजी है, तो मैंने भी उनसे सीखा हूँ ये। मैंने नोटिस किया कि सिर्फ बोलना अलग चीज़ होती है, लेकिन जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे वो एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता। तो हर किसी से थोड़ा थोड़ा सीख के मैं आगे बढ़ाऊँ, बहुत लोगों का योगदान होता है। जब एक व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे बहुत लोग लगे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से सीख सीख के मैंने बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाई। होप सो आप भी हर किसी से सीखते हैं, कुछ लोगों से ये भी सीखा कि कैसा नहीं पढ़ाना। ऐसे भी टीचर्स थे कुछ, जिनसे ये समझा कि ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए, ये नहीं समझता है, ऐसे भी लोग थे। वैसे भी लोग होते हैं, तो किसी से भी, हर किसी से सीख सकते हैं। गौतम बुद्ध है, वो बोलते हैं कि इफ़ यू वॉच केयरफुली एवरीथिंग एंड एवरीवन इज योर टीचर। हर कोई आपका टीचर है, हर चीज़ आपकी टीचर है, हर चीज़ से सीख सकते आप। खैर चलो वापस आते हैं, आज तो इसी में टाइम चला गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस होना चाहिए, ठीक है। और अपनी हर क्लास में हर चैप्टर के होंगे क्वेश्चन बैंक डिस्कस होंगे, ठीक है। फिर तो कोरम यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि 3 ही लोग आए, टोटल अपने को चाहिए थे 7 लोग, ठीक है। पता करता हूँ, वो नहीं पता लगता, ये तो बहुत ही हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। EFG Limited was incorporated on 1/4/17. No general meeting of the company has been held till 30/4/2019। अरे ये तो करने का है, अभी नहीं समझेगा, फर्स्ट AGM के बारे में वो बाद में देखेंगे। कोरम है फिर से,
Bazaar Limited called its AGM in order to lay down the financial statement for shareholders approval. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे जाते हैं एजीएम में, पता है आपको, डिविडेंड डिक्लेयर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं, ऑडिटर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट. ड्यू टू वांट ऑफ कोरम मीटिंग वाज कैंसल्ड. डायरेक्टर्स डिड नॉट फाइल एनुअल रिटर्न्स. अरे आ गया छोड़. 60 दिन, ये 92 पे है, अभी 92 नहीं पढ़े अपन ने. अभी अपन ने 96 के आगे से शुरू किए, उसमें भी 96, 97, 98, 99, 100 अभी बचा है. बस खत्म हो गया. आखिरी 2-5 क्वेश्चन होंगे. 35 है शायद. 40 क्वेश्चन है. अच्छा चलो चलो देख ही लेते हैं ना फिर. हाँ चल रहे थे, ये नहीं है. 30. PQ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई. 3680 मेंबर्स हैं. द कंपनी सेंड नोटिस टू ऑल द मेंबर्स फॉर इट्स AGM टू बी हेल्ड ऑन 2 सितंबर. तो 11 बजे. ऑन द डे ऑफ मीटिंग देर वर ओनली 12 मेंबर्स प्रेजेंट. 12 लोग आए. 15 लोग तो आना चाहिए था, 12 लोग आए. चेयरमैन ने एडजर्न कर दिया ऑन द डे ऑफ एडजर्नमेंट, और 10 ही लोग आए. 2 लोग और कम हो गए, क्या फालतू चकल्लस चलती, हम नहीं आते. 10 ही लोग आए. अब चेयरमैन ने मीटिंग चालू कर दिया. सही है, रेजोल्यूशन पास कर दिया. कमेंट, क्या AGM कंडक्टेड आफ्टर एडजर्नमेंट इज वैलिड और नॉट? वैलिड है. व्हाट वुड बी योर आंसर इन द अबव केस इफ PQ लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी में 2 ही मेंबर्स होना चाहिए. वैसे तो 3680 होंगे ही, कैसे पता नहीं. तो 200 मैक्सिमम होते हैं. तो वो जॉइंट होल्डर्स वगैरह पकड़ लो, 10 लोग ने मिलके एक होल्ड कर लिया. वैसे जॉइंट होल्डर्स एज पर लिस्टिंग एग्रीमेंट 3 हो सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी को लिस्टिंग एग्रीमेंट नहीं लगता. जो लिस्टिंग करवाते हैं लिस्टेड कंपनीज, उसमें 3 रहेंगे मैक्सिमम जॉइंट होल्डर. प्राइवेट में मान लो जॉइंट वगैरह होंगे, 10-10 लोग एक शेयर होल्ड कर रहे हैं, ऐसा करके. या एम्प्लॉयज़ होंगे, समझो 2000-3000 एम्प्लॉई है, 3500 एम्प्लॉई हैं, उनको हमने शेयर्स दे दिए, वो काउंट नहीं. ठीक है. तो अपन ये नहीं क्वेश्चन करेंगे, सीधा ये नहीं लिख देंगे कि ऐसा कैसा 200 लोग होना चाहिए, तो वो नहीं. तो अपन जो क्वेश्चन पूछा है अपन आंसर करेंगे. 4 मार्क के लिए आया सिर्फ. ठीक है, पूरा था ना, फोकट के 4 मार्क है. अगर समझ गई है ना चीज़ें तो ईजी हो जाता है. हाँ, 31. देखो एग्जाम में आया 3 मार्क का. कंपनी रिसीव्ड अ प्रॉक्सी फॉर्म 54 hours बिफोर द मीटिंग, time fixed for the start of meeting. The company refused to accept the proxy form on the ground that articles of the company provide that proxy form 60 घंटे पहले जमा होना चाहिए. फिर डिफाइन प्रॉक्सी. अच्छा, डेफिनेशन भी पूछ लिया. प्रॉक्सी की डेफिनेशन अपने शब्दों में लिख सकते हैं. प्रॉक्सी वो व्यक्ति है जिसको एक मेंबर भेज सकता है टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग, एंड प्रॉक्सी इज ऑल्सो कॉल्ड इज ऑल्सो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म. ये तो प्रॉक्सी दोनों को बोलते हैं, उस व्यक्ति को भी और उस पर्टिकुलर फॉर्म को भी जिसके थ्रू उसको अपॉइंट किया गया है. एंड डिसाइड वेदर प्रॉक्सी होल्डर कैन कंपेल द कंपनी टू एडमिट द प्रॉक्सी इन दिस केस. आंसर इज यस. इन दिस केस वो कर सकता है. ठीक है. तो प्रॉक्सी को पहले डिफाइन किया है कि एनी मेंबर of the company entitled to attend and vote at the meeting is also entitled to appoint a proxy on his behalf, and proxy need not be a member. तो वो डिफाइन कर दिया. फिर 48 आवर्स पहले जमा होना चाहिए. अगर लॉन्गर पीरियड बोल रहे हैं तो ये चल जाएगा. चलेगा क्या? नहीं, शॉर्टर पीरियड चलेगा, लॉन्गर पीरियड नहीं चलेगा. इन द गिवन केस 54 आवर्स पहले जमा हो गया है और 48 आवर्स पहले होना चाहिए था, तो ये सही है. लेकिन कंपनी बोल रही है 60 घंटे पहले होना चाहिए था, तो ये गलत है. कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती. तो प्रॉक्सी होल्डर कैन कंपेल द कंपनी टू एडमिट हिज प्रॉक्सी फॉर्म. ठीक है, ऐसा है. फिर प्रेस्टिन लिमिटेड एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है. ये भी पढ़ने का है अभी. रिपोर्ट ऑन AGM अभी पढ़ेंगे, 121 पे है, बचा है अभी. पहले AGM पढ़ेंगे, फिर रिपोर्ट ऑन AGM पढ़ेंगे. ए है, उसकी वाइफ है बी, एंड इनका जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट डीमेट अकाउंट इन वृंदा लिमिटेड. कंपनी की AGM होने वाली है 28/8/22 को. इन सच अ केस हु विल कास्ट द वोट इन AGM, गिव योर आंसर एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. तो ऐसे केस में जिसका नाम पहले आता है, तो हुज नेम अपीयर्स फर्स्ट. तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दोनों के नाम होंगे, जिसका नाम पहले होगा. ठीक है, तो दिया है whosoever names appears first in the chronological order. ठीक है.
3 जन है तो जो भी पहला होगा, क्रोनोलॉजी है ना, एक के बाद एक, जो फर्स्ट नेम होगा वो। ठीक है। ये रिमोट ई वोटिंग है, घर पे देख लोगे आप, इजी है वो। मिनट्स बुक इंस्पेक्शन पढ़ने के हैं अभी हम। ये भी सेम है, वोटिंग के ऊपर है। ए और उसकी वाइफ है बी, जॉइंट डीमेट अकाउंट है, कौन वोटिंग करेगा? वाइफ बिना बताए भी वोटिंग कर सकती है, ई वोटिंग है ना, किसको पता लग रहा? वैसे जिसका नाम पहले होता है वो करना चाहिए, बट अब वाइफ ने मोबाइल ले लिया, ओटीपी ले लिया, पासवर्ड ले लिया, तो क्या कर सकता है बेचारा हस्बैंड? बोल भी नहीं सकता, पता होगा तो भी। तो ऐसा हस्बैंड है ना वो, जिसका हंसना बंद हो चुका है हस्बैंड हो गया। चलो ठीक है। हाँ, फिर एजीएम इज गोइंग टू बी हेल्ड, गोइंग होना चाहिए, आई एन जी। ठीक है, गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, देन व्हाट विल बी दी ई वोटिंग पीरियड, पीरियड के ऊपर है ये भी, आप देख लोगे, पढ़े हैं अपन ने ऑलरेडी। वो 5 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए, एक दिन पहले। ठीक है, तो 7 को मीटिंग है, 6 को 5 बजे शाम को ख़त्म हो जाना, और 3 दिन ओपन रहना चाहिए, तो 4 5 6, 3 दिन कम से कम। ईजीएम अभी पढ़ने के अपन पढ़ेंगे। मैं भी एक पार्ट पढ़ा हुआ है, थर्ड वाला, कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन क्योंकि ईजीएम अभी पढ़ने के। ये भी वही है सेम, December 21, वही 7 तारीख और 16 तारीख, 21 क्लियर डेज होना चाहिए, तो अपने 19 हो रहे थे, तो वो वाला है सेम, 19। नहीं, पहले 21 क्लियर डेज ही लिखो, बाद में 25 लिखो, वो चलेगा। 25 नहीं भी लिखे तो चलता है, 21 क्लियर डेज यानी 21 +2 +1 वैसा लिख देना, तो लिखना है तो लिख दो 25, कोई दिक्कत नहीं है, बट 21 क्लियर डेज को समझाना ज़रूरी है। ये मिनट बुक्स है, बाद में देखेंगे। फिर ये 40th वाला भी अभी देखने का है, 96 पे एजीएम के ऊपर, एजीएम अभी पढ़ने के, बस खत्म। अब हम एजीएम पढ़ेंगे, टाइम ही नहीं बचा वैसे तो, एजीएम क्या पढ़ाऊंगा मैं, कुछ छोटे मोटे पॉइंट देख लेते हैं। समझ रहा है कि नहीं, लेकिन जम रहा है ना सब, ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा? आप ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे कि मैं हर एक क्वेश्चन लिख के बताऊंगा आपको? नहीं कर रहे ना? नहीं, कुछ बच्चे करते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था एक टाइम पे, सर आप सब क्वेश्चन लिख के बताओगे ना क्लास में? मैंने बोल दिया नहीं। नहीं, सच में एक बच्चे का आया, मैं बोला अरे ऐसे कैसे लिख के बताएंगे, इंटरमीडिएट है, फाउंडेशन में नहीं बताते, 11th 12th में नहीं बताते लिख के कोई, तो हो गया वो दिन गए, एक एक चीज़ लिख के बताओ हाथ पकड़ के, वो सब थोड़ी चलता अभी, हो गया वो उम्र गई, अरे बोलने का मतलब कुछ भी। तो वो दिन गए, अभी अभी आपको खुद को करना पड़ेगा, खुद की मेहनत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने आपको बताया हूँ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा यार, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये स्किल्स हैं, स्किल्स तभी अक्वायर करोगे जब आप खुद करोगे। मैं अगर आपके सामने स्विमिंग करके बताऊंगा, तो स्विमिंग करना थोड़ी सीखने वाले आप, मैं अगर करके बताऊंगा तो आप थोड़ी सीख जाओगे स्विमिंग देख के, या मैंने बुक दे दिया आपको स्विमिंग की, ऐसा स्विम करो, ऐसे हाथ करो, ऐसा पैर का, तो वो थोड़ी सीखने वाले हैं, जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तो कुछ नहीं कर सकते। क्रिकेट कितना भी अच्छा खेल के बताऊं कोई मतलब नहीं है, जब तक आप नहीं खेलोगे आप नहीं सीखने वाले। कितना भी सचिन तेंदुलकर देख लो, विराट कोहली देख लो, किसी को भी देख लो, लेकिन आप नहीं सीखोगे जब तक खुद नहीं खेलोगे। तो टाइमिंग की बुक दे दूं मैं, फुटवर्क की बुक दे दूं, लेकिन नहीं कर सकते, खुद को करना पड़ता है, ये स्किल्स हैं। तो स्किल्स आप अक्वायर करोगे जब आप वो प्रैक्टिस करोगे, और अभी तो टाइम बहुत